Guys, welcome back to our channel and it's my personal notes. So MPSC 3 चैप्टर 3 है, MPSC 1 का चैप्टर 3 है, जिसमें हमें अपनी विदेश नीति के तत्व देखने हैं, निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सो अगर हम बात करें हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने वाले वो पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे ज्योग्राफी, हमारा भूगोल, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, घरेलू राजनीतिक संरचना कैसी है, सामाजिक संरचना कैसी है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है इस टाइम पे, उस पर भी हमारा रिस्पॉन्स निर्भर करता है, विदेश नीति निर्भर करती है, हमारे पास कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा कल्चर क्या रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। और विदेश नीति होती क्या है, वो हर चीज़, जो वो प्रिंसिपल्स, वो डिसीजंस, वो साधन हम यूज़ करते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करेगी। ठीक है, जैसे परस्यूड बाय स्टेट टुवर्ड्स अदर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर टू सिक्योर देयर ऑब्जेक्टिव। विदेश नीति होती क्या है, वो पॉलिसी जो राज्यों के द्वारा दूसरे राज्यों के लिए या फिर नॉन स्टेट एक्टर जो कि जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके लिए अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉरेन पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव आते हैं, गोल आते हैं, हमारे तरीके आते हैं, निर्णय आते हैं, वही सब। अब है विदेश नीति के सिद्धांत हमने जो अपना रखे हैं। हमने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया है, नैम। इस पे पॉइंट बना बना के भर भर के लिख ही दोगे। अब तो नैम पर हमने सिक्योर वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, लेकिन आपको ये पॉइंट्स जो हैं ये डिटेल में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे भरोसा रखते हैं, लाइक वी कैन से फेथ इन यूएन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और देशों के साथ रिश्ते बनाएंगे, ईस्ट के साउथ के। हम पंचशील में भरोसा रखते हैं, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं जाएंगे। हम एटॉमिक एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे हमेशा। हम फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ। हम इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ है, कॉलोनिज़म के ख़िलाफ़ है। हम ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। हम रेसिज्म के ख़िलाफ़ है। हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं। उस टाइम पे एक रीज़न ये भी था कि कोल्ड वॉर की वजह से हम लोग कहीं किसी गुट में शामिल ना हो, तो भी हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी, जो कि यूके के अंदर है। NIEO, जो नई व्यवस्था हम बनाने की डिमांड करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो डेवलपिंग देश है वो बनाना चाहते थे। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, और हम ही लोग सॉलिडारिटी विद एशियन कंट्रीज़ रखेंगे, एकजुटता एशियन और अफ्रीकन देशों के लिए। इसके बाद अब जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के हैं, ये डिटर्मिनेंट्स, उनके पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे अपने आंसर में, भूगोल हमारे देश की विदेश नीति का एक अहम निर्धारक तत्व है। भूगोल के बारे में बता सकते हो कि ये सबसे परमानेंट है, रोज़ रोज़ सीमाएं तो बदल नहीं जाती है किसी देश की। परमानेंट फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है, स्थायी तत्व है। जैसे कि एग्जाम्पल यूके के लिए उसका इंग्लिश चैनल है, गूगल कर लेना इंग्लिश चैनल क्या होता है। बाकी जैसे यूके ये देश है तो उसका फ्रांस से काटने वाला ये ओशन वाला रास्ता, ठीक है, वो इसका इंग्लिश चैनल इसकी विदेश नीति को निर्धारित करता है। क्योंकि यूके कभी इम्पीरियल पावर बना था। अटलांटिक ओशन, जैसे ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो ये अटलांटिक ओशन हो गया, जहाँ से ये यूरोप से ट्रेड करता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन यूएस की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करता है। और नेपोलियन का तो कहना ही ये था, कोई भी देश की विदेश नीति जो होती है वो उसके भूगोल से निर्धारित होती है। ऐसे आप थिंकर के नाम या कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने आंसर को। अल्फ्रेड महान का नाम ले सकते हो। अल्फ्रेड महान का कहना था कि वैसे अल्फ्रेड महान पे आई थिंक मैंने वीडियो बनाई होगी, या मैंने चाइना के ऊपर जो वीडियोस बना रखे हैं उनमें अल्फ्रेड महान और मकाइंदर की थ्योरी का जिक्र करा है। अल्फ्रेड महान का मानना है वो सुपर पावर बनेगा जो ओशियन पे कंट्रोल करेगा। जो देश ओशियन को कंट्रोल कर सकता है वही सुपर पावर बनेगा इन फ्यूचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन टुडे सिनेरियो वी कैन सी चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, वो क्या है, सारे ओशियन को कंट्रोल करना। सिल्क रूट बना रहा है ओशियन के थ्रू भी एंड लैंड के थ्रू भी। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया।
इसीलिए काफ़ी देश होते हैं ज्योग्राफिकली अपनी सीमा से बाहर जाके कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। देन मकाइंदर की जो थ्योरी है उसमें मानना है कि जो हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वही सुपर पावर होगा। हार्टलैंड क्या होता है? तो लाइक ये यूरोप है तुम्हारा, यूरोप जो है खैर बड़ा होगा, ये यूरोप हो गया क्योंकि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, और इधर से ये रशिया वाला जोन हो गया। जो ये रशिया वाला जोन है ये मेरा डायग्राम तो छोटा है बट ये जो रशिया वाला जोन है ना, ये पूरा का पूरा एशियन और यूरोप कुछ ये पूरा एरिया जो होगा, जो इस पूरे एरिया को कवर करेगा, कंट्रोल करेगा, उसे ही कहा जाता है कि वो सुपर पावर बनेगा अकॉर्डिंग टू मकाइंदर। इसलिए आपने देखा होगा जर्मनी ने जब रशिया को अटैक करा था, क्यों करा था? क्योंकि रशिया के पास वो जोन है, रशिया के नीचे पूरा का पूरा, तो इसीलिए हिटलर कंट्रोल करना चाहता था। आई गेस मकाइंदर की थ्योरी का बिलीव था, दैट्स वाई ही अटैक्ड। एंड देन इसके बाद आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कई कंट्रीज़ ने ओशंस कंट्रोल करने की कोशिश की है। दिएगो गार्सिया अमेरिका का नेवल बेस है वहाँ पे 1947 से। फ्रांस और चाइना और अमेरिका आज ये लोग अपनी ओशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन तो आप चाइना को देखोगे, नेवल बेस बनाया है उसने जिबूती और बाकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चला रहा है ना। इंडिया भी अपना नेकलेस ऑफ डायमंड बनाने की कोशिश कर रहा है इसी वजह से, चाइना को काउंटर करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स मेरे चाइना की वीडियो में हैं। अगर आप इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ना चाहते हो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं फॉर डीपर नॉलेज। वो बहुत रिसर्च बेस्ड मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसके बाद है आप साबांग नेवल बेस को देख सकते हैं, इंडोनेशिया इंडिया ने कवर करा है, तो ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी फॉरेन पॉलिसी का निर्धारक तत्व है हमारी अर्थव्यवस्था। अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप इकोनॉमिकली मजबूत होते जा रहे हैं, तो ईजी सी बात है आपको कोई दबाएगा नहीं, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि तू ये कर। जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी तो आप अपनी बात मनवा भी तो पाओगे, पैसे वाले देश होगे तो, और आप मिलिट्री भी डेवलप करोगे तो लोग डरेंगे भी कुछ आपसे। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, चाइना ने अपने आप को आज जहाँ पहुँचाया है उसका असर है ना। अफ्रीका में हमें एक तरह से हार देखने को मिल रही है अपने प्रति। अफ्रीका का हर देश चाइना में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी यूज़ कर रहा है, मुंह बंद कर देता है लोगों का पैसे देकर। आप अभी श्रीलंका का केस कर लो जिसकी वजह से श्रीलंका क्रैश तक हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाइना मुंह बंद करता है चेकबुक डिप्लोमेसी यूज़ करके। ये सब एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। इजिप्ट ने कोल्ड वॉर के टाइम पर मतलब उसको डैम बनवाना था, लेकिन यूएसएसआर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, यूएसए ज़्यादा पैसे वाला था, तो यूएसए के क्लोज गया ना इजिप्ट, जबकि यूएसएसआर का वो फ्रेंड था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाकी आज का दौर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी का है। इसका मतलब है सभी देश जो अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उससे लड़ाई के चांसेस कम ही रहेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के लोगों का एक दूसरे के क्लोज आना। सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी आज के टाइम में लिबरल वर्ल्ड है जिसमें अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के क्लोज आ रही है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। एक जाल सा बिछ गया है देशों के बीच में जिससे वो निकल ही नहीं सकते हैं। इसके बाद बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय माहौल। अब उस टाइम का माहौल क्या है? जैसे इस टाइम पे यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इस टाइम पर इज़राइल का वॉर चल रहा है और आने वाले टाइम में वेनेजुएला का वॉर होने वाला है। ऐसी कंडीशंस में इंडिया क्या करेगा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय माहौल देख के डिसीजंस लिए जाते हैं। लाइक उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय माहौल कोल्ड वॉर का था, तो हमने क्या करा? नैम बना लिया। उसी तरह आज के टाइम पे हमें क्या डिसीजन लेना है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे पूरी तरह से निर्भर करता है। उस टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यूएसएसआर ख़त्म हो गया, तो हमारी भी आंखें खुली। 1991 के बाद हमने सैप अपना लिया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, अपनी इकोनॉमी खोला और अमेरिका के साथ दोस्ती को बढ़ाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि भाई जो माहौल है उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। इसके बाद है मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री में देखो, एक मैंने शॉर्ट डाला था हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर पे, वहाँ से इस पॉइंट को समझ सकते हो। हार्ड पावर जो होती है मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है आपका, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। इसमें आप CMD मतलब कम से कम न्यूक्लियर बनाना, ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का पार्ट है। बाकी हार्ड पावर पे फोकस करना, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना, और हमारे इतिहास का भी रोल होता है हमारी
ये एक थिंकर है आप्पादोराई। इनका मानना था इतिहास, भारत का इतिहास जो रहा है उसका प्रभाव भी उसकी विदेश नीति पे पड़ेगा। लाइक हम खुद कॉलोनिज्म के शिकार थे, रेसिज्म के शिकार थे। इस वजह से ही तो हमने अफ्रीका एशिया के देशों की आज़ादी का समर्थन करा, और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ खड़े रहते हैं हर टाइम पे। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने कभी वो चीज़ झेली है ना, हम जानते हैं क्या फ़ील होता है, और हम उन देशों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अफ्रीकन देशों में डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उन्हें ज़रूरत है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट ही करेंगे वहाँ जाके, और हम एक नया रास्ता दे सकते हैं। हमारे पास कौटिल्य, नेहरू, बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी विदेश नीति पे रहा है। और वसुदेव कुटुम्बकम, कितनी सारी पॉलिसीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने इतिहास से लिया, और इंटरनेशनली हम उनको दिखाते भी हैं। ठीक है, फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे घरेलू राजनीतिक संरचना, मतलब हमारे देश की घरेलू संरचना कैसी है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि वो देश नहीं झगड़ेंगे जो लोकतांत्रिक संरचना में यकीन रखते हैं। तो मतलब बेसिकली लोकतंत्र पे फेवर्ड है कि हम लोग अपने घरेलू तौर पे नीति को कैसे देखते हैं। जैसे कि हमारी घरेलू नीति में हमारा चाइना से हमेशा से ही झगड़ा रहा है, तो उसको देखकर हम चाइना के प्रति अलग नज़रिया रखेंगे। देन हमारा फेडरलिज्म है। हमारे देश में हमने संघवाद का ढांचा अपनाया। अब संघवाद की वजह से हमारी विदेश नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल, जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे लोकल पार्टी है DMK, AIADMK। इसकी वजह से श्रीलंका के साथ हमारे रिश्तों पर असर पड़ता है। जैसा कि आपको श्रीलंका में सिन्हली और तमिलों के बीच युद्ध का टाइम याद होगा। उस टाइम पे हमारी लोकल पार्टी का हम पे प्रेशर था कि जाओ श्रीलंका में टांग अड़ाओ, हमारे तमिल लोगों को बचाओ। ठीक ऐसे ही बंगाल में तीस्ता रिवर के पानी को लेकर बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। उसमें ममता बनर्जी मना करती है कि हम पानी नहीं देंगे, हमारे किसानों को नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज जो हैं वो पैरा डिप्लोमेसी से सॉल्व किए जा सकते हैं। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब है वहाँ पर केंद्र सरकार ना आके राज्य सरकार भी नेगोशिएट कर सकती है। राज्य सरकार से बातचीत की जा सकती है अपनी विदेश नीति के बारे में। ठीक है, तो संघवाद भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता आया है। फिर सामाजिक संरचना कैसी है। अब हमारा समाज भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, आपको नेपाल से बातचीत करनी है तो नेपाल में मधेसी आते हैं। मधेसी कौन है? मधेसी वो है जो नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं। एग्जाम्पल, ये नेपाल है, नेपाल के नीचे वाली लाइन जो है, इस वाले रीजन में जो लोग रहते हैं वो मधेसी है। मधेसी कम्युनिटी वो है जो कि भारत से रोटी बेटे का रिश्ता रखती है। मतलब ये लोग रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके भारत में रोजगार भी कर रहे हैं। इनकी लड़कियों की शादी, बच्चों की शादी भी हुई है। वन ऑफ माई सर वॉज फ्रॉम, उनकी मदर नेपाली थी। तो आप देख सकते हो नेपाल का कितना प्रभाव है। इवन इन माई फैमिली इन माई क्लोज फैमिली, लाइक मेरा ताऊ, ठीक है, उनकी बेटी जो है उनकी शादी नेपाली लड़के से हुई है। तो हमारे इतने क्लोज रिलेशंस हैं नेपाल के साथ में। और इवन 1 करोड़ नेपाली जो हैं भारत में ही रोजगार कर रहे हैं। 1 करोड़, सोचो अगर हम इन्हें बाहर निकाल दें तो क्या हालत होगी उनके देश में। तो ये मधेसी कम्युनिटी है जो हम पर निर्भर है। अगर हमको नेपाल से किसी इशू पे बात करनी है तो हम मधेसी कम्युनिटी, मतलब नागरिकों का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप श्रीलंका में बातचीत करना चाहते हो तो तमिलियंस वहाँ पे रोल निभा सकते हैं, तमिल पीपल। ऐसे ही हमें USA में जाना था, USA में सरकार पे प्रेशर बनाने, USA में कोई बात उठाने के लिए हम वहाँ के इंडियन सिटीजन्स का यूज़ कर सकते हैं, भारतीय नागरिकों से अपनी डायस्पोरा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी सामाजिक संरचना है। हमारा सोसाइटी जो है उसको हम पीपल टू पीपल रिलेशन बनाएं, मतलब ट्रैक टू डिप्लोमेसी का यूज़ करें, जिसमें हम P2P कांटेक्ट रखें। नागरिकों के थ्रू देश की सरकारें आपस में अच्छा रिश्ता डेवलप करें। अगर नागरिक के अच्छे रिश्ते होंगे 2 देशों में तो वहाँ की सरकारें भी अच्छा रिश्ता खुद ही डेवलप करेंगी। एग्जाम्पल, हमारे अमेरिका और इंडियंस के बीच अच्छा रिश्ता क्यों है? कहीं ना कहीं वहाँ इंडियंस डायस्पोरा बहुत सारी है। अब नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे क्यों हैं? क्योंकि नेपाल में इंडियंस के इंटरेस्ट लाई करते हैं और नेपाल के इंटरेस्ट इंडिया में लाई करते हैं। ठीक है,
इसके बाद एक आता है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति ने हमें क्या सिखाया है, जो मैंने बताया, वसुदेव कुटुंबकम को आप बता सकते हैं, कोऑपरेशन करना, बातचीत करना, सॉफ्ट पावर का यूज़ करना। हम अपने कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा कल्चर हमें सॉफ्ट पावर सिखाता है। एक बार ज़रूर शॉर्ट देख लेना सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर के ऊपर फॉर मोर क्लैरिटी। सॉफ्ट पावर में आपका कल्चर आ जाएगा, आपकी योगा, आपका ग्रंथ, मूवीज़, आपके मतलब आप अपनी सॉफ्ट पावर को कैसे दिखा सकते हो, आपका डांस, आपका कल्चर, म्यूज़िक, इन सब के थ्रू आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो दूसरे देश को, वो आपकी चीज़ों को अपनाए। अब वो अपनाएगा तो कल्चर भी विदेश नीति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। जैसे कि रोहन मुखर्जी हैं, उनका बताना है कि इंडिया आज भी अपने सॉफ्ट पावर रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया है, ना फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाया है। एक और थिंकर है दैट इज़ प्रावनी, नहीं थिंकर नहीं है, ये बताइए कि इंडिया ने अपनी डायस्पोरा से कांटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर का यूज़ करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाना स्टार्ट करा 2003 से, ठीक है। और चाइना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्थापित करके बैठा है 1000 से ऊपर 2021 के डाटा के हिसाब से। तो चाइना जो है वो फिर भी उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है दूसरे देशों में, उसके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर इतने अच्छे से डेवलप कर नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, दैट इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से लिखिएगा पूरा आंसर, आई थिंक 5-6 पेजों में ईजिली भर लोगे, जबकि इतने की नीड नहीं होगी। सो प्लीज़ फॉलो शेयर। MPSC की और वीडियोज़ ज़रूर आएंगी। थैंक यू सो मच। फॉलो शेयर, थैंक यू।